नमस्कार। कभी सोचा है कि कैसे दो बिल्कुल अलग-अलग चिंगारियां मिलकर एक ऐसी आग में बदल सकती हैं जिसने ब्रिटिश साम्राज्य की नींव तक हिला दी। आज हम खिलाफत और असहयोग आंदोलन की उसी दिलचस्प कहानी में उतरने वाले हैं। ये कोई मामूली आंदोलन नहीं थे। इन्होंने मिलकर ब्रिटिश हुकूमत की जड़ों पर एक ऐसा प्रहार किया जैसा पहले कभी नहीं हुआ था। तो चलिए इस ऐतिहासिक जुड़ाव की कहानी को परत दर परत समझते हैं। तो आज हम देखेंगे कि कैसे ये दो आंदोलन एक हुए। खिलाफत की वो पहली चिंगारी आखिर भड़की कैसे, फिर असहयोग का महासंगम कैसे बना, इसने ब्रिटिश राज को हिलाया कैसे, चौरी चौरा का वो हिंसक मोड़ क्या था और आखिर में इस सब की असली विरासत क्या रही। तो सबसे पहले ये समझना बड़ा जरूरी है कि दो बिल्कुल अलग दिखने वाले आंदोलन एक साथ आए कैसे। एक की जड़ें थीं धर्म में, दूसरे की राजनीति में, लेकिन कमाल की बात यह है कि दोनों का निशाना एक ही था, ब्रिटिश शासन। तो कहानी शुरू होती है खिलाफत आंदोलन से। ये वो पहली चिंगारी थी जिसकी जड़ें भारत में नहीं बल्कि हजारों मील दूर तुर्की में थीं। तो ये खिलाफत आखिर है क्या? देखिए, खिलाफत का मतलब है खलीफा का पद, और उस समय तुर्की के सुल्तान को ही पूरी दुनिया के मुसलमान अपना धार्मिक और राजनीतिक प्रमुख मानते थे, मतलब कि अपना खलीफा। अब हुआ ये कि पहले विश्व युद्ध में तुर्की का ओटोमन साम्राज्य ब्रिटेन से हार गया, और युद्ध के बाद जीतने वाले देश, खासकर ब्रिटेन, ओटोमन साम्राज्य के टुकड़े करने पर तुले हुए थे और साथ ही खलीफा के पद को ही खत्म करने की तैयारी में थे। जाहिर है, इस बात से भारत के मुसलमान बेहद नाराज हुए। उन्होंने अपने खलीफा की सत्ता को बचाने के लिए एक आंदोलन छेड़ दिया, और इस आंदोलन को लीड कर रहे थे अली बंधु, यानी मोहम्मद अली और शौकत अली, और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जैसे बड़े नेता। और बस यहीं पर महात्मा गांधी को एक सुनहरा मौका दिखाई दिया। उन्हें लगा कि अगर कांग्रेस इस आंदोलन का साथ देती है तो ये ब्रिटिश शासन के खिलाफ हिंदू मुस्लिम एकता को मजबूत करने का एक ऐसा मौका होगा जो शायद फिर कभी न मिले। और इसी एक मौके ने असहयोग आंदोलन के लिए जमीन तैयार कर दी। ये एक ऐसा महासंगम था जहां खिलाफत की एक धारा पूरे देश के गुस्से की एक बहुत बड़ी नदी में आकर मिल गई, और इस नदी का नेतृत्व कर रहे थे गांधी जी। असहयोग का मतलब बहुत सीधा था, सरकार के साथ किसी भी तरह का सहयोग ना करना। ये एक शांतिपूर्ण लेकिन इतना ताकतवर आइडिया था जिसका मकसद था ब्रिटिश प्रशासन को बिना हथियार उठाए, बिना किसी हिंसा के पूरी तरह से ठप कर देना। अब इस आंदोलन के पीछे का जो गुस्सा था ना, वो कई घटनाओं से उबल रहा था। 1919 में आया रॉलेट एक्ट, जिसे बिना अपील, बिना दलील, बिना वकील का काला कानून कहा गया। फिर उसी साल जलियांवाला बाग का वो भयानक हत्याकांड हुआ जिसने पूरे देश की आत्मा को झकझोर के रख दिया। इन सब के बाद गांधी जी ने स्वराज की मांग को आंदोलन का आखिरी लक्ष्य बना दिया। तो इन आंदोलनों ने मिलकर ब्रिटिश राज को हिलाया कैसे? गांधी जी की जो रणनीति थी ना, वो दो तरफा थी और बहुत ही सोची समझी। अब जरा इस दो धारी रणनीति को देखिए। एक तरफ था रचनात्मक कार्यक्रम, मतलब स्वदेशी अपनाओ, खादी पहनो, अपने स्कूल कॉलेज खोलो, और दूसरी तरफ था बहिष्कार कार्यक्रम, सरकारी उपाधियां लौटा दो, अदालतों, स्कूलों और विदेशी सामानों का पूरी तरह से बायकॉट करो। ये सिर्फ विरोध नहीं था, ये आत्मनिर्भर भारत की नींव रखने का एक आह्वान भी था। और इसका असर जबरदस्त। ये आंदोलन कुछ नेताओं तक ही सीमित नहीं रहा, बल्कि एक राष्ट्रीय जन आंदोलन बन गया। हजारों की तादाद में छात्रों ने स्कूल कॉलेज छोड़े, बड़े बड़े वकीलों ने अपनी प्रैक्टिस छोड़ दी। ऐसा लग रहा था मानो पूरा देश एक साथ उठ खड़ा हुआ हो। आंदोलन अपने चरम पर था और लग रहा था कि आज़ादी बस कुछ ही दूर है। हवा में एक नई ऊर्जा थी। लेकिन तभी एक ऐसी घटना हुई जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। वो घटना थी चौरी चौरा। तारीख थी 5 फरवरी 1922 और जगह थी उत्तर प्रदेश में गोरखपुर के पास एक छोटा सा कस्बा चौरी चौरा। यहां जो हुआ उसने पूरे स्वतंत्रता संग्राम की दिशा ही बदल दी। हुआ ये कि महंगाई के खिलाफ एक शांतिपूर्ण जुलूस निकाला जा रहा था। पुलिस के साथ कुछ झड़प हुई और देखते ही देखते गुस्साई भीड़ ने अपना आपा खो दिया। उन्होंने पुलिस थाने में आग लगा दी, जिसमें कई पुलिसकर्मी मारे गए। जैसे ही गांधी जी तक इस हिंसा की खबर पहुंची, वो स्तब्ध रह गए। उनके लिए अहिंसा सबसे बड़ा सिद्धांत था। उन्हें लगा कि देश अभी सत्याग्रह जैसे बड़े आंदोलन के लिए तैयार नहीं है, और उन्होंने तुरंत आंदोलन वापस लेने की घोषणा कर दी। आंदोलन अचानक खत्म हो गया। कई नेता निराश हुए, लोगों में मायूसी छा गई।
तो सवाल ये उठता है कि क्या ये आंदोलन पूरी तरह फेल हो गया? इसकी असली विरासत क्या थी? तो इसकी असली विरासत क्या थी? पहली और सबसे बड़ी बात, इसने आज़ादी की लड़ाई को कुछ पढ़े लिखे लोगों के दायरे से निकालकर हर आम भारतीय तक पहुंचा दिया। दूसरा, इसने हिंदू मुस्लिम एकता की एक ऐसी मिसाल कायम की जो पहले कभी नहीं देखी गई थी, भले ही वो कुछ वक्त के लिए ही थी। और सबसे बढ़कर, इसने भविष्य के सभी आंदोलनों के लिए अहिंसा और सत्याग्रह को सबसे बड़े और सबसे प्रभावी हथियार के तौर पर स्थापित कर दिया। भले ही इस आंदोलन से स्वराज हासिल नहीं हो पाया, लेकिन इसने पूरे देश को जगा दिया और आज़ादी की लड़ाई के लिए एक नया, शक्तिशाली रास्ता दिखाया। तो अब सोचने वाली बात यह है कि असहयोग आंदोलन की सबसे बड़ी उपलब्धि क्या थी? इसका एक जन आंदोलन बनना, हिंदू मुस्लिम एकता की वो मिसाल, या फिर अहिंसा को एक राजनीतिक हथियार बनाना? इस पर विचार जरूर कीजिएगा।